स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस में बात करूंगा। भारत सरकार ने एक बुकलेट जारी की है कि उसमें कितनी देश के अंदर विडोस हैं, वीरांगना है और उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, उनके बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं, सारी बुकलेट ये आपके साथ में आज शेयर करूंगा। और मैं बात करूंगा स्पर्श सेंटर पूरे देश में और खोलने की जरूरत है और यहां कहां से हुई है इसकी शुरुआत। दुखद खबर, एक और प्लेन हादसा दोस्तों रनवे से उड़ा और क्रैश हो गया। कितने लोगों की जान गई है सुनकर हो जाओगे हैरान। और मैं बात करूंगा, देखिए एक पुलिस दरोगा का चेहरा कल रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। दादागिरी और हैकड़ी कैसे निकलती है, चेहरा इसका जरूर मैं आपको दिखाऊंगा। मुझे बहुत तसल्ली हुई है कि यानी इसकी अभी शुरुआत है और ये हाल है, आगे जाकर के ये क्या करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले अपने काम की बातों पर आते हैं। सबसे पहले आपके पास भारत सरकार प्रेस सूचना ब्यूरो, आपने ये देख सकते हो पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के लिए क्या क्या योजना है। 31 दिसंबर 2024 तक पूर्व सैनिक और विधवाओं की कुल संख्या कितनी है? 7,40,766, 7,40,766 एक्सेसमैन की विधवाओं, राज्य और संघ। जो डाटा उन्होंने इकट्ठा किया है तो आप हैरान सबको को हमारे परिवार में कितनी विधवाएं, कितनी वीरांगनाएं और कहां किस स्टेट में उन्होंने आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार यानी पूरे भारत की गणना की है। छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जे&के, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, पांडिचेरी और लद्दाख। टोटल 7,40,706, जैसे कि आप इस पर स्क्रीन पर देख सकते हो। विधवाओं को मासिक सहायता पारिवारिक पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है और पारिवारिक पेंशन की समीक्षा यानी वन रैंक वन पेंशन उन्हें हर 5 साल मिलेगा, हर 6 महीने बाद उन्हें डीआर मिलेगा और हर 10 साल बाद उनकी पे कमीशन वेतन आयोग की स्वीकृति के आधार पर उनकी तनख्वाह बढ़ेगी। उसके साथ उन्होंने कहा है सरकार ने समय समय पर युद्ध विधवाओं, सशस्त्र बल के कर्मियों के परिवारों के लिए कल्याणकारी उपायों की समीक्षा की है और जो लेटेस्ट है वो इस प्रकार है। उनका यदि आपकी बेटी की 2 बेटियों की शादी तक आपको 50,000 रुपए मिलेंगे। अप्रैल 2016 से नियम है, हवलदार रैंक तक आप पेंशन भोगी हैं या गैर पेंशन भोगी हैं 50,000। विधवा हैं, पुनर्विवाह कर रहे हैं, हवलदार रैंक तक की हैं, उनको भी 50,000। गरीबी अनुदान और 65 साल से ज्यादा आयु के एक्सेसमैन है और वो गैर पेंशन भोगी हैं तो पहले उन्हें 1,000 था, अब वो 4,000 कर दिया है, जीवन भर 2017 से प्रभावी है। 100% विकलांग बच्चा है 1 अप्रैल 2022 से जेसीओ तक यानी 1,000 रुपए प्रतिमाह से 3,000 रुपए बढ़ा दिया गया है। 1 अप्रैल 2021 से नियम प्रभावी है, जेसीओ तक 3,000। अनाथ अनुदान 1,000 रुपए प्रतिमाह से 3,000 रुपए कर दिया। पूर्व सैनिकों की बेटियां जब तक शादी न की जाए उन्हें भी मिलेगा। भूतपूर्व सैनिकों का एक पुत्र जिसकी आयु 21 वर्ष है यानी जो विधवा हैं उनके साथ इस तरीके की हालात है तो उनकी बच्चियों के लिए भी 1,000 से 3,000 रुपए मिल रहा है। भूतपूर्व सैनिकों का एक पुत्र जिसकी आयु 21 वर्ष तक हो उसको भी 3,000 की सुविधा मिलेगी यानी उसका उसका फादर नहीं है। देख सकते हो दोस्तों। विधवाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण अनुदान 50,000 रुपए वन टाइम एंड हवलदार तक पेंशन भोगी हैं या गैर पेंशन भोगी हैं। आप विडोज हैं तो आपको 50,000 रुपए लेकर के 11 अगस्त 2023 से प्रभावी अपना बिजनेस कर सकते हो। चिकित्सा उपचार अनुदान गैर पेंशन भोगी हवलदार रैंक तक आपको ये 50,000 रुपए कर दिया। गंभीर रोग स्वयं और पत्नी विधवा के लिए गैर पेंशन भोगी एक्सेसमैन सभी रैंकों के लिए लागू, जो कि उन्होंने 1.5 लाख कर दिया। जिनको पेंशन लागू नहीं है उनको 1.5 लाख रुपए। और उन्होंने कहा सब्सिडी ऑन होम लोन, यदि आप विडो हैं केएसबी रिम्बर्समेंट 1 लाख तक यानी उन्होंने कहा है आपको होम लोन पर सब्सिडी मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप टोटल 5,500 स्कॉलरशिप आर प्रोवाइडेड टू एलिजिबल वार्ड बेस्ड ऑन मेरिट ऑन द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्सेज यानी 2,500 25,000 पर मंथ फॉर बॉयज और 2,500 पर मंथ फॉर बॉयज और 3,000 पर मंथ फॉर गर्ल्स। और इन्होंने ये सारी लिखा है जूनियर कमीशन अफसर अदर रैंक वार विडो ऑफ डिफेंस पर्सन हु हैव डाइड हार्नेस आर एलिजिबल टू अप्लाई ऑफ एनरोलमेंट मिलिट्री पुलिस। यदि आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी बनना है या आपको नेशनल कैडेट में जाना मेंस और वुमेन्स में, इसकी अलग से वैकेंसी होती है। किसी का पति सेना में शहीद हो गया और पत्नी ठीक ठाक है
यदि वो ग्रेजुएट है तो एसएसबी के जरिए सीधा अधिकारी बन सकती है, उसकी भी वैकेंसी रिजर्वेशन है। जैसा कि आपने पिछले में कई समाचारों में देखा होगा, जवानों की पत्नी आज अधिकारी है। यदि जेसीओ यदि उनके बच्चे हैं वो सीएमपी लड़कियां हैं, उनके लिए उसमें उनको रिजर्वेशन मिलेगा सीएमपी के अंदर। अपॉइंटमेंट कैन बी ग्रांटेड डिपेंडेंट फैमिली मेंबर और डिफेंस सिविलियन स्टाफ के लिए भी आपके लिए। यानी ये जो बुकलेट आपके साथ शेयर कर रहा हूं, यानी ये सुविधाएं हैं और भारत सरकार की तरफ से निकली हुई, आप देख सकते हो। दोस्तों मैं चाहूंगा जितने भी हेड क्लर्क हैं या जिला सैनिक बोर्ड है, जरा इसके ऊपर प्रचारित करें, प्रसारित करें। बहुत लोगों को यानी जानकारी के अभाव में इनकी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। यही हमारा और आपका मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा इसको लें और शेयर करें, लोगों में एक जागरूकता फैलाएं कि अपने हक को जाने तो पहले दोस्तों, और जिला सैनिक बोर्ड में ले जा करके उनके सामने रख दीजिए कि ये इंटाइटलमेंट हमारे लिए बनता है। बहुत सारी हमारा परिवार आप देख सकते हो, 7,60,000 हमारे परिवार की जो माताएं और बहनें हैं, जो विधवा हैं, और वो अपना जीवन कैसे निकाल रही होंगी, ये हम और आप अच्छे से जानते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा स्पर्श की। हाँ जी दोस्तों, अब स्पर्श के लिए बहुत सारी समस्या आ रही है डॉक्यूमेंटेशन को लेके। सबसे बड़ी बात है, जितने पुराने पेंशन है जरा जाग जाएं, ये जरूर देखें कि अपने पीपीओ में कि आपकी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ सही है। वाइफ यानी आपके जाने के बाद यदि आपको वाइफ को पेंशन मिल जाए, सबसे बड़ा टारगेट है। बच्चे माना कि 25 साल से बड़े हो गए, बच्चे अपना काम कर रहे हो, लेकिन ये चीज आपने देखना है आपके पीपीओ में आपकी डेट ऑफ बर्थ, वाइफ की डेट ऑफ बर्थ, वाइफ का नाम, वाइफ का स्पेलिंग, वाइफ का आधार नंबर, ये जरूर चेक कर लेना। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मेरा जो ग्वालियर जिला सैनिक बोर्ड कल्याण अधिकारी साहब ने भी ये मैसेज दिया है, उसके लिए क्या कार्रवाई मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले तमिलनाडु में 12 नए स्पर्श केंद्र शुरू किए जाएंगे, यानी 2.05 लाख, यानी लगभग 2,05,000 पेंशन भोगियों को पहुंचने के लिए राज्य में जल्द ही 12 नए स्पर्श केंद्र शुरू किए जाएंगे। यानी तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है, रक्षा मंत्री जी से मिलकर पूरे में उन्होंने वैन चलवाई, अवेयरनेस क्रिएट किया और जगह जगह डिस्ट्रिक्ट में जाकर स्पर्श केंद्र खोले। वहां पर उन्होंने रिकॉर्ड अफसर को बुलाया, इलाहाबाद की टीम, हर जगह की टीम, पेंशन आ रहे हैं, वहीं पर बैठे बैठे उनके काम पूरे सॉल्यूशन किया गया। अब जो काम बचे कुछ उन्होंने कहा परमानेंट स्ट्रक्चर के 12 नए स्पर्श केंद्र तमिलनाडु में खोले जाएंगे। रक्षा लेखा नियंत्रक टी जयशीलन द्वारा घोषित यह कदम डिजिटल पेंशन प्लेटफॉर्म के लिए एक महत्वपूर्ण विस्तार का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य पूर्व सैनिकों के लिए पेंशन वितरण प्रणाली को बदलना। तमिलनाडु में वर्तमान में केवल 3 स्पर्श केंद्र हैं, वेल्लोर, तिरुचि और नागरकोइल। अगस्त में मदुरई में चौथा खोला है, यानी तमिलनाडु ने बहुत जबरदस्त पहल की है। हम चाहते हैं कि देश में ये इतना अवेयरनेस हो, हर जगह स्पर्श केंद्र हो, बाहर बोर्ड लगे हों और जिला सैनिक के आसपास कम से कम हो, या स्टेशन हेडक्वार्टर के आसपास हो, सीएचडी के आसपास हो, ताकि हमारे सैनिक जाएं, ईसीएचएस के आसपास हो जाएं और अपनी बहुत सारी समस्याएं, बहुत ज्यादा जब से ये स्पर्श हुआ है, लोग अभी अंधेरे में, पता नहीं है, पता जब होता है जब वो दुनिया छोड़ जाते हैं, जब उनकी वाइफ को ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं। हाँ जी दोस्तों, बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। ब्रिटेन के साउथेंड एयरपोर्ट पर विमान हादसा, टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हुआ, प्लेन लगी आग, धमाका। दोस्तों अभी थोड़े ही दिन हुए थे अहमदाबाद के अंदर, अब एक और बड़ा हादसा, जिसकी आप समझ सकते हो कितने लोग हताहत हुए हैं, लेकिन आप समझ सकते हो कि साउथेंड हवाई अड्डे पर बीचक्राफ्ट B200 विमान उड़ान भरने के बाद तुरंत दुर्घटनाग्रस्त हो गया और फ्लाइट में आग लग गई। एसेक्स पुलिस अन्य आपातकालीन सेवाएं थीं, लेकिन लोग दूर से देखते रहे। हादसे में कितनी जानें गई हैं वो बाद में उसके फिगर आएंगे, लेकिन जानें उसमें भी गई हैं बहुत। जैसा कि आप देख सकते हो, प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विमान में अचानक आग के गोले में बदल गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है तस्वीर, विमान से धुएं और आग की लपटें उठती दिखाई दी। दुर्घटना के समय हवाई अड्डे पर मौजूद लोगों ने बताया कि टेक ऑफ के कुछ मिनटों के बाद विमान में तकनीकी खराबी आई, जिससे नियंत्रण खो बैठा। रनवे के पास जोरदार धमाका हुआ और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साउथर्न हवाई अड्डे पर बीचक्राफ्ट विमान को उड़ान भरने के बाद 40 मिनट के बाद ये विमान, उन्होंने कहा है, रनवे से दुर्घटनाग्रस्त होते हुए, इसकी जैसे कि आप तस्वीर देख सकते हो। अब बचाव कार्य जारी है, हादसे की जांच होगी, कितने लोग इसमें हताहत हुए, ये खबर बात की बात है। अब ये खबर जो कि बहुत अच्छी है, अच्छी मैं क्यों कहूंगा, 15,000 की रिश्वत लेते दरोगा को एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा।
और एंटी करप्शन की टीम बढ़िया से तौलिया बोली लगाओ के देसी अंदाज में गए और जहां पर जैसे उसका डीलिंग थी और डीलिंग करते समय 15,000 रुपए लेते पकड़ा गया। जरा इसका चेहरा देखिए, कंधे पर 2 स्टार है। ये चोर है, चोर। इसके अंदर पूरा चोर है, ऊपर इसने एक खाल पहन रखी है देशभक्ति जनसेवा की, लेकिन इसके अंदर जिसकी आत्मा है वो जरा देखिए। अभी स्टार्टिंग हुआ है इसका, अभी साल 2 साल 3 साल नौकरी होगी, ये हाल है। आगे जाएगा तो भाई कितना कमाएगा और कैसा अंदर से बाहर से ये कैसा इंसान होगा। मैं तो इसको इंसान कहने में भी शायद शर्म करूंगा। मारपीट का एक मुकदमा था, धारा बढ़ाने के नाम पर दरोगा ने रिश्वत मांगी तो एंटी करप्शन की टीम ने उसे 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई झांसी में हुई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार सुबह एंटी करप्शन की टीम ने मऊ रानीपुर थाने में तैनात दरोगा विनीत कुमार 15,000 रुपए की रिश्वत और रंगे हाथों पकड़ लिया। दरोगा एक मारपीट के मामले में धाराएं बढ़ाने और केस को इधर से उधर करने के लिए घूस मांग रहा था। यह मामला 28 जून को मौरानीपुर थाना क्षेत्र में मैलानी गांव में एक मारपीट विवाद हुआ था। मैलानी गांव में ज्वाला प्रसाद यादव ब्रज किशोर के बीच मारपीट हुई। ज्वाला प्रसाद यादव को गंभीर चोटें आई थी। ज्वाला प्रसाद यादव के बेटे अभिषेक ने अगले दिन मौरानीपुर थाने में ब्रज किशोर और अन्य के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया। वहीं दूसरे पक्ष ब्रज किशोर की तहरीर पर ज्वाला अभिषेक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज हुआ और दोनों मामलों की जांच का जिम्मा सौंपा गया दरोगा विनीत कुमार को। इसी मामले में दरोगा ने अपना काम किया और रिश्वत मांगी दोनों पार्टियों से। इस तरीके से एक पार्टी ने इसको नपा दिया। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी खबर है। ऐसे नमूनों को नमूना बनाना जरूरी। आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।